देखिए, एक चुनावी हार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होती। वो एक मौका है भविष्य की जीत की रणनीति तैयार करने का। आज हम एक जनादेश का, कह सकते हैं, एक पोस्टमार्टम करेंगे। एक ऐसी पड़ताल जो आंकड़ों और जनसेवा की नींव पर भविष्य का एक नक्शा बनाएगी। हमारा पूरा विश्लेषण बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित है। ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये शहरी राजस्थान की उम्मीदों, चुनौतियों और इसके फैसलों का एक छोटा सा आईना है। सही मायनों में ये वो रणभूमि है जहां राजनीतिक भविष्य गढ़े और तोड़े जाते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो यहाँ के लोगों के जीवन और उनके वोटों को हर रोज, हर पल प्रभावित करती हैं? राजनीति में याद रखिए, जमीन ही सब कुछ है। मिट्टी, पानी, लोगों की रोजी रोटी, असल कहानी यहीं से शुरू होती है। अगर आप लोगों की चिंताओं को नहीं समझेंगे तो उनका भरोसा जीतना नामुमकिन है। यहाँ का वोटर कई दबावों के बीच अपना फैसला लेता है। एक तरफ राज्य और केंद्र की मजबूत सत्ता का राजनीतिक दबाव, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी का आर्थिक बोझ। समाज का ताना बाना भी है, जिसमें जाति और समुदाय की अपनी संवेदनशीलताएं हैं। और इन सबके ऊपर पानी की किल्लत, ये एक ऐसा मुद्दा है जो यहाँ की राजनीति को हमेशा गर्म रखता है। यहां एक बात गांठ बांधने जैसी है, जब नल सूख जाते हैं तो सब कुछ राजनीतिक हो जाता है। पानी की कमी सिर्फ एक पर्यावरण की समस्या नहीं, ये इस क्षेत्र का सबसे ताकतवर, सबसे भावनात्मक राजनीतिक मुद्दा है। तो 2023 में असल में हुआ क्या? चलिए अब सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये वो सच्चाई है जिसे नकारा नहीं जा सकता। बीकानेर पश्चिम में कुल मतदाता हैं 2,37,689। ये एक अच्छी खासी शहरी आबादी है। मतलब यहाँ का फैसला सिर्फ इस सीट के लिए नहीं, बल्कि पूरे इलाके के लिए मायने रखता है। यहाँ के मतदाता काफी जागरूक हैं। 76% से ज्यादा का मतदान ये दिखाता है कि लोग चुप नहीं हैं, वो अपने हक को लेकर सजग हैं और व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद भी रखते हैं। और 2023 के नतीजे एक साफ कहानी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 55% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 43%। ये 11% से ज्यादा का अंतर था। एक बहुत ही निर्णायक जीत। हार का अंतर था 20,194 वोटों का। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक चुनौती है जिसे गहराई से समझना जरूरी है। यही वो खाई है जिसे पाटना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ पर आते हैं। यहां से हम इस जनादेश के कारणों का असली विश्लेषण शुरू करेंगे। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। इसमें एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ उम्मीदवार की व्यक्तिगत ताकत थी, उच्च विश्वसनीयता, 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री होने का अनुभव, और व्यापारिक समुदायों में गहरा सम्मान। लेकिन दूसरी तरफ संगठन की कमजोरियां, एक लचर बूथ मशीनरी, जमीनी स्तर पर बहुत कमजोर सक्रियता और उन इलाकों में पहुंच ही नहीं थी जहां सबसे ज्यादा जरूरी थी। ये स्कोर कार्ड देखिए। उम्मीदवार को अपनी विश्वसनीयता और अनुभव पर 10 में से 8 अंक मिलते हैं, जो शानदार है। लेकिन जमीनी नेटवर्क और पहुंच पर स्कोर गिरकर सिर्फ 4 रह जाता है। बस यहीं पर पूरी बाजी पलट गई। तो यहां का सबसे महत्वपूर्ण निचोड़ यह है, एक अच्छा नेता भी एक टूटी हुई मशीन पर काबू नहीं पा सकता। 2023 की हार व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि एक प्रणालीगत विफलता थी, एक सिस्टेमिक फेलियर। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे जरूरी सिस्टम होता है संवाद का, बातचीत का। एक सूचित सार्वजनिक संवाद, जहां मतदाताओं से तथ्यों और साफ नीतियों पर बात हो। ये सिर्फ एक संवैधानिक मूल्य नहीं, बल्कि ये उनके विवेक का, उनकी समझदारी का सम्मान करना है। अब थोड़ा पीछे चलकर इस सीट के इतिहास को देखते हैं, क्योंकि यहाँ का राजनीतिक मिजाज हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि बीकानेर पश्चिम की सीट अक्सर हाथ बदलती रही है। 2008 में भाजपा जीती, 2013 और 2018 में कांग्रेस, और फिर 2023 में भाजपा। इससे पता चलता है कि यहाँ के मतदाता किसी एक पार्टी के प्रति वफादार नहीं हैं, बल्कि वो उस समय के अभियान, मुद्दों और हवा के रुख पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो बीकानेर पश्चिम की लड़ाई असल में एक ही मोर्चे पर लड़ी जाती है। एक तरफ है शासन और विकास के मुद्दे, और दूसरी तरफ है ध्रुवीकरण की राजनीति। मतदाता को हमेशा इन दो कहानियों के बीच ही चुनना पड़ता है। तो यहां एक सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा अभियान तैयार किया जा सकता है जो बार बार, लगातार सिर्फ शासन के मुद्दे पर जीत हासिल करे?
चलिए अब हम विश्लेषण से समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसी रूपरेखा है जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए है। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, एक 4 स्तंभीय रणनीति जो हर पहलू पर काम करती है। इसमें चुनावी गठबंधन है, शासन की एक कहानी है, संगठन को जमीन पर फिर से खड़ा करना है और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना है। ये चारों मिलकर ही जीत की गारंटी बन सकते हैं। पहला स्तंभ, चुनावी रणनीति। इसका मतलब है सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचना, शहरी वार्डों और व्यापारिक समुदायों पर ध्यान देना, सहयोगियों के साथ आदिवासी इलाकों में पकड़ बनाना और सबसे जरूरी पानी, सफाई और रोजगार जैसे असली मुद्दों पर लगातार लोगों से सीधा संवाद करना। दूसरा स्तंभ है कहानी को नियंत्रित करना, अपने संदेश को सिर्फ स्थानीय विकास और शासन पर केंद्रित रखना, प्रतिद्वंदी के खोखले वादों पर सवाल उठाना, खासकर पानी जैसे मुद्दे पर, और एक सकारात्मक समावेशी प्रगति की अपनी कहानी पेश करना जो लोगों को जोड़े, तोड़े नहीं। तीसरा स्तंभ उस टूटी हुई मशीन को ठीक करने के बारे में है। जमीनी संगठन को वार्ड दर वार्ड फिर से बनाना होगा, युवा स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देनी होगी और उनमें ऊर्जा भरनी होगी। 2023 के आंकड़ों का इस्तेमाल करके कमजोर बूथों की पहचान करनी होगी और वहां काम को दोगुना मजबूत करना होगा। और चौथा स्तंभ है संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल, अपना पैसा और बड़े प्रचारकों को केवल उन जगहों पर लगाना जहां जीत हार का अंतर कम हो, उम्मीदवार की व्यक्तिगत साख का पूरा फायदा उठाना और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए एक इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखना। तो ठीक है, ये रणनीति कागज पर तो अच्छी लगती है, लेकिन इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? अब हम इस ब्लूप्रिंट को एक ठोस कदम दर कदम कार्य योजना में बदलते हैं। ये है एक 90 दिवसीय रोड मैप। पहले 30 दिन सिर्फ तैयारी और डेटा विश्लेषण के, अगले 30 दिन जमीन पर उतरकर लोगों से जुड़ने और सेवा के छोटे छोटे काम शुरू करने के। फिर अभियान में तेजी लाने का समय आता है बड़ी रैलियों के साथ। चुनाव से ठीक पहले के 15 दिन पूरी तरह से वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने पर केंद्रित होंगे और आखिरी हफ्ते में 2400 घंटे संपर्क बनाए रखना होगा। आज की लड़ाई डिजिटल मैदान पर भी है। व्हाट्सएप ग्रुप्स का इस्तेमाल अफवाहों को रोकने और सही जानकारी फैलाने के लिए करना होगा। छोटी छोटी वीडियो रील्स के जरिए उम्मीदवार की एक मानवीय छवि पेश करनी होगी। और सबसे जरूरी, झूठ का तुरंत जवाब देने के लिए एक फैक्ट चेक टीम बनानी होगी। लेकिन इन सब डिजिटल ताकत के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो है निजता का सम्मान। भारत का डेटा संरक्षण कानून साफ कहता है कि मतदाता का डेटा एक भरोसे की अमानत है। इसका इस्तेमाल पूरी सहमति और सम्मान के साथ होना चाहिए, क्योंकि विश्वास यहीं से बनता है और यहीं से टूटता भी है। आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि राजनीति का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लोगों की समस्याओं को हल करने का अधिकार अर्जित करना है। ये एक जिम्मेदारी है, कोई इनाम नहीं। याद रखिए, विश्लेषण और डेटा सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। उन्हें जीत में बदलने का रास्ता केवल अनुशासित, निरंतर और जन केंद्रित काम से ही तय होता है। जमीन पर पसीना बहाए बिना कागज पर बनी कोई भी रणनीति सफल नहीं हो सकती। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।